नमस्कार। ना ह पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 29, जिसका नाम है कलकत्ते का दंगा, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। यदा कदा होने वाले झगड़ों का परिणाम केशव ने अपने मन पर कभी होने नहीं दिया। उनके मन में किसी भी व्यक्ति अथवा प्रांत के संबंध में कोई विकृत भावना अथवा पूर्वग्रह नहीं था, अपितु उनका तो यही नियम था कि जिस प्रांत में जाएं वहाँ के जीवन से समरस होकर ही रहना चाहिए। कलकत्ता में प्रधानशीन घरों में भी वे कुटुंब के सदस्य की भांति रहते थे। इसी वृत्ति के कारण सन 1910 में कलकत्ता में जब दंगा हुआ तो उन्होंने अपने महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का एक शुश्रूषा पथक निर्माण करने में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। काबुली पठानों ने खुलेआम रास्ते में गोहत्या कर दी थी। इस पर कलकत्ते में झगड़ा शुरू हो गया। इस दंगे में मुसलमानों ने कलकत्ते के धनी मारवाड़ियों की खूब लूटपाट की। सोने की बालियों और नथों के लिए स्त्रियों के कान और नाक तक काटने से वे नहीं चूके। इस प्रकार का अत्याचार होते हुए भी पास के ही बंगाली हिंदुओं ने जैसी चाही वैसी कोई सहायता नहीं की। 1905 के बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी के कार्यक्रम में मारवाड़ियों के सहयोग की कमी की यह स्पष्ट प्रतिक्रिया थी। इसलिए तो आंखों के सामने तिजोरी टूटते तथा दुकानों को लूटते देखकर यह किए कि सजा मिल रही है, ऐसा समाधान मानकर उस ओर से अन्य हिंदू आंखें बंद कर लेते थे। हिंदू समाज के इस परस्पर संबंधों को देखकर केशव राव को अतीव दुख हुआ तथा शुश्रूषा पथक में उन्होंने अत्यंत उत्साह एवं तन्मयता से काम किया। इस पथक में कुल 10-12 विद्यार्थी थे तथा घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर पर डालकर चिकित्सालय में पहुंचाने तथा वहां शुश्रूषा करने का वे काम करते थे। एक बार वे जब एक बेहोश व्यक्ति को लेकर चिकित्सालय की ओर जा रहे थे तो एक व्यापारी के चौकीदार ने झपट कर एक पठान की पीठ में छुरा भोंक दिया। पथक में से एक व्यक्ति ने कहा कि आओ इसका प्रथम उपचार कर दें, परंतु इस प्रकार की गड़बड़ में जिसका भला करने जाएं वही उलट सकता है तथा चोर के स्थान पर सन्यासी को ही सजा हो जाती है, ऐसा अनेक बार देखा जाता है। अतः केशवराव ने इस व्यवहार को ध्यान में रखकर कहा कि हम में से यदि कोई उपचार करने के लिए गया तो पुलिस आते ही हमें ही पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि हम सब हिंदू हैं। यह बला हमारे सिर पर ही आ पड़ेगी। इस दंगे के बाद भी ये विद्यार्थी व्यापारी विभाग में जाकर वहाँ परिचित व्यक्तियों से मिलते रहते थे। केशवराव जब कलकत्ता आए तब स्वदेशी आंदोलन मंद पड़ गया था। 1908 की अप्रैल में खुदीराम बोस द्वारा बम फेंकने के बाद कुछ दिनों तो बंगाल का वातावरण बहुत गर्म हो गया था। स्वतंत्र वीर सावरकर ने उस काल का इन शब्दों में वर्णन किया है कि उस बम के विस्फोट के साथ ही हिंदुस्तान की पुरानी राजनीति में विस्फोट होकर सशस्त्र क्रांतिगामी नया रक्त रंजित युग उदित हुआ। इस नए युग की आहट अंग्रेजों के लिए चिंता का कारण थी। जिस प्रकार कोई कृषक दूब की एक एक जड़ खोदकर संपूर्ण घास को नष्ट करने का मूर्खतापूर्ण प्रयत्न करे, उसी प्रकार से क्रांतिकारियों के आंदोलन को जड़ मूल से समाप्त करने का प्रयास अंग्रेजों ने प्रारंभ कर दिया। अकेले अलीपुर बम केस के संबंध में सरकार ने जो प्रमाणों एवं कागजों के ढेर एकत्र किए थे, उसे देखा जाए तो उनके इस प्रयत्न का अनुमान लगाया जा सकता है। उस अभियोग में 206 गवाहियाँ पेश की गई थी तथा सबूत के लिए 4000 कागज। बम, पिस्तौल, रासायनिक द्रव्यों आदि की संख्या 5000 थी। इतनी खोजबीन करने के लिए हजारों व्यक्तियों की तलाशी ली गई होगी तथा असंख्य लोगों को मार पीट कर बेड़ियों से जकड़ दिया गया होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने अनेक प्रतिबंध लगाकर समाज में एक प्रकार का भय और आतंक का वातावरण निर्माण कर रखा था।
सूर्यास्त के बाद सभी ओर धारा 144 लागू कर दी जाती थी तथा उसका उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। युगांतर का, जिसकी ग्राहक संख्या 20,000 से भी अधिक थी, प्रकाशन श्री किंचफोर्ड की वक्र दृष्टि के कारण बंद हो गया था। फलतः एक ऐसा साधन भी जिससे जनता की भावनाएं तेजस्वी बनी रहें तथा उसे सभी संकट सुहास्य लगें, हाथ से जाता रहा था। शासन की इस दमन नीति से लोग भयांकृत होकर सहम गए थे। अत्याचारों की उग्रता देखकर जान मोरले सरीखे अंग्रेज राजनीतिज्ञ भी चिंता में पड़ गए थे। वे लॉर्ड मिंटो को भेजे गए अपने एक पत्र में लिखते हैं कि हमें शांति कायम करना चाहिए, परंतु कठोरता का अतिरेक शांति प्रस्थापना का मार्ग नहीं है, उल्टे वह तो बम की ओर ही ले जाने वाला मार्ग है। भाग 29 यहीं समाप्त होता है। भाग 30 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।